माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज आपके लिए मैं लेकर के आ गई हूँ हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्षितिज भाग 2 का जितना भी जो भी चैप्टर्स है आपके, कविता को छोड़ करके जो चैप्टर्स है उसके मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो बहुत अच्छे से हम आज इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। इसीलिए जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहें, ताकि जो है ना आप सारे क्वेश्चंस को देख पाएँ, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हालदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता है। जो हालदार साहब थे वो कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर भी वो व्यंग क्यों नहीं करते हैं। तो हालदार स्वयं देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य है, इसीलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानता है, उनकी कमियां निकालना नहीं। यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर वह उनकी प्रशंसा ही करता है। तो ये चीज़ सही है कि अगर कोई इंसान सकारात्मक है, जिनकी सोच जो है वो दूसरे लोगों जैसी नहीं है, तो वो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहेगा। वो हर चीज़ के बारे में पहले सोचेगा कि ये क्या है नहीं है, उसके बाद वो किसी के बारे में बोलेगा। ये डेफिनेटली करेक्ट बात होती, इससे किसी के सोच के बारे में क्या होता है पता चलता है। तो यही है कि हालदार साहब जो है वो स्वयं एक देशभक्त है और वो एक सकारात्मक मनुष्य है, इसीलिए वो अच्छी बातों का आदर करना, उनको पता है कि किस बात का हमें आदर करना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना है, इसीलिए वो किसी की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं निकालते हैं। इसीलिए वो कैप्टन द्वारा बार बार जो नेताजी का चश्मा बदलना है उस पर उनकी प्रशंसा करते हैं, ना कि उसका गलत बात उनके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से एक है। कैप्टन को पागल और लंगड़ा कहने वाला पान वाला उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों था। कैप्टन को जो लंगड़ा बोलता था पान वाला, वो उनकी पागल कहता था, लंगड़ा कहता था, तो वो उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों था। तो जब तक कैप्टन जीवित रहा पान वाला उसे सन की अबूजा मानता रहा, वह उसकी देशभक्ति का भी मजाक उड़ाता रहा, वो उसके लिए हंसी का पात्र था। परंतु उसकी मृत्यु पर उसे अनुभव हुआ कि केवल वही सुभाष की मूर्ति की चिंता करता था। कस्बे में और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं है कि मूर्ति का क्या करे, ध्यान रखे। तभी उसने उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया। ये एकदम बिल्कुल सही बात है। जब तक इंसान जिंदा रहते हैं ना, तब तक लोग उसके बारे में बुराइयां करते हैं, बहुत गलत गलत बातें कहते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान मर जाते हैं तो फिर लोग उनके बारे में, वो बहुत अच्छा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। तो उसी प्रकार कैप्टन के साथ भी पान वाले का जो बिहेवियर था, पहले पान वाला जो है कैप्टन को अबूजा मानता था, अजूबा मानता था उसको, उनको सनकी मानता था, उसका देशभक्ति का वो मजाक उड़ाता था। लेकिन जैसे ही कैप्टन की मृत्यु हुई तब उसको पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति लगी हुई थी कस्बे में चौराहे पे, तो वहाँ पे क्या था कि सिर्फ वही चश्मे वाला, लंगड़ा चश्मे वाला उसकी फिक्र करता था कि उसको मूर्ति पे चश्मा लगाना है। और कोई भी इंसान जो है, जो उस कस्बे में रहते थे, उनको कोई फिक्र नहीं थी, उनके पास उतना समय नहीं था कि वो ध्यान दे। ठीक है, तब जा कर के उसको एहसास हुआ और उनकी मृत्यु पर वो क्या करने लगा, दुख प्रकट करने लगा। और एक बात ये कहूँगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी जो है मौसम चेंज हो रहा है, अभी देख रहे होंगे थोड़ी सी गर्मी लग रही है, ठंड अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इस वक्त बीमार पड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अभी आपके एग्ज़ाम्स भी है, तो बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा नहीं कि अब थोड़ा गर्मी हो रहा है तो बिल्कुल भी फ़ैन वैन चला के बैठ गए या फिर स्वेटर्स नहीं डाल रहे या कुछ भी, ऐसा नहीं कीजिएगा। अपना हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपको अपने आप को ठीक रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ।
ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाओ। आप लोग अच्छा करोगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोगों का अच्छा रिज़ल्ट होता है ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान रखें, बिकॉज़ अभी इसी चलते बीमार पड़ रहे लोग, जैसे मैं भी बीमार पड़ रही हूँ, लाइक सर्दी खांसी जुकाम हो जा रहा है, फीवर हो जा रहा है। तो अपना ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखिए, बिकॉज़ आप लोगों का भी एग्ज़ाम है और ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेज है। 10th बोर्ड मीन्स फर्स्ट स्टेज है ये आपका। तो बिल्कुल भी अपना ध्यान रखिए, अपने तबीयत का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट करें। ठीक है, मेरी यही आप लोगों के लिए मतलब बेस्ट विशेज़ रहेगी कि आप लोग बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट करें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेताजी का चश्मा नामक पाठ का प्रतिपाद स्पष्ट करना है। नेताजी का जो चश्मा नामक पाठ है उसका प्रतिपाद क्या है? तो नेताजी का चश्मा एक रोचक कहानी है। इसमें लेखक कहना चाहता है कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। देशभक्ति प्रकट करने के लिए ना फौजी होना ज़रूरी है, ना शरीर से शक्तिशाली होना। बिल्कुल करेक्ट बात है। देशभक्ति सिर्फ फौजी ही प्रकट नहीं कर सकते हैं। फौजी होना उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम एक फ़ौज में रहेंगे तभी देशभक्ति प्रकट करेंगे, ज़रूरी नहीं है। और शरीर से भी शक्तिशाली होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी मनुष्य, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, देश प्रेमी हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए छोटा सा त्याग करता है तो वो देशभक्त है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि देशभक्ति की भावना छोटे से छोटे कस्बे में भी दिखाई देती है। करेक्ट बात है। यहाँ पे नेताजी का जो पाठ है उसके बारे में प्रतिपाद स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेताजी का जो चश्मा है एक रोचक कहानी है। इसमें लेखक क्या कहना चाहता है कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। देशभक्ति प्रकट करने के लिए हमारा फौजी होना ज़रूरी नहीं है, ना ही शरीर से शक्तिशाली होना ज़रूरी है। कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, देश प्रेमी हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए छोटा सा त्याग करता है तो वो देशभक्त है। ठीक है, तो इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि देशभक्ति की भावना छोटे से छोटे क्या है, कस्बे में भी दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। ठीक है, ये एक वाक्य जो है वो पान वाले ने कहा था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो जो कैप्टन के प्रति पान वाले की जो ये टिप्पणी है तो उसको बताना है आपको। तो पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का क्या करता, सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से क्या करता है, चश्मा लगाए रहता है। वह भी केवल इसीलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति क्या होती है, प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदार ना है। करेक्ट बात है। ये जो कैप्टन है वो शरीर से शक्तिशाली नहीं है, वो एक लंगड़ा है, फिर भी उसको मतलब नेताजी की जो मूर्ति है वो जो कस्बे में लगी हुई चौराहे पर लगा हुआ है वो उसको बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो क्या करता था, मूर्ति पे डेली अलग अलग चश्मे जो है, ताकि वो तो चश्मा बेचता था तो अलग अलग वो चश्मे लगा दिया करता था। तो पान वाले को क्या चाहिए कि उसकी प्रशंसा करे, ना कि ऐसे व्यक्ति को वो पागल कहे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? जब भगत जो है, बाल गोविंद भगत की बेटे की मृत्यु हुई तो बाल गोविंद भगत ने अपने बहू को क्या कहा कि अपने भाई के साथ तुम चले जाओ, दूसरी शादी कर लो। बट उसकी बहू जो है, बाल गोविंद भगत की बहू जो है, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तो क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, अब देखते हैं। जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया। पर उनकी पुत्रवधू भगत को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसका कारण यह था कि उसके जाने के बाद उनके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला क्या था, कोई नहीं था। उनके बीमार पड़ने पर उन्हें चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं था। वह उन्हीं के चरणों में रहकर अपना वैधव्य काटने को तैयार थी। तो बाल गोविंद भगत जो है वो लाइक
पहले की रूढ़िवादी धारणाओं को नहीं मानते थे। जब उनका बेटा का डेथ हो गया तो उनकी बहू की एज बहुत कम थी और वो क्या चाहते थे कि उनकी बहू की फिर से शादी करा दी जाए, क्योंकि उसकी एज कम है तो वो ज़िंदगी भर ऐसे अगर रहेगी तो मतलब कैसे मतलब उसका गुजर बजर होगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत की तो एज हो चुकी है, अब वो डेथ हो जाएगा उनका, फिर वो अकेले क्या करेगी। इसीलिए बाल गोविंद भगत चाहते थे कि उसकी बहू जो है, उनकी बहू को उनका भाई को उनके भाई के हाथों वो भिजवा देना चाहते थे और वो उनको बोलकर भिजवा रहे थे कि इसकी दूसरी शादी कर देना। बट उनकी जो बहू थी वो चाहती थी कि उनको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी उनकी बहू। वो ये सोच रही थी कि अगर मैं चली जाऊँ यहाँ से तो बाल गोविंद भगत की अब तो एज हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको खाना कौन बना करके देगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो वो चाहती थी कि वो अपने ससुर के ही पास रहे और उनकी सेवा करे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कैसे प्रकट किया। तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दिखावे के लिए कुछ विशेष नहीं किया। पुत्र के शरीर को एक चटाई पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बस वो इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी जो भी बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन हैं। आपको स्टोरी, इसलिए मैं बोलती हूँ, इंग्लिश में भी मैंने आप लोगों को बोला है कि कैरेक्टर स्केच ज़रूर पढ़ लीजिए, बिकॉज अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। उस दिन मैंने एक कमेंट देखा, एक किसी ने कमेंट किया था कि मैम लाइक दी या मैम लिख करके कमेंट किया था कि आप इतने इजी क्वेश्चंस बता रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, घुमा के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी चैप्टर से घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपके भगत के ही चैप्टर से घुमा के क्वेश्चन पूछा बट आपको चैप्टर पता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो। उसी तरीके से इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको लाइक लेंचो का स्टोरी पता है, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो आप लेंचो का कैरेक्टर स्केच भी वहाँ पे लिख सकते हो। आप पेज खाली छोड़ करके नहीं आओगे, आप लिख करके ही आओगे ना। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कैरेक्टर स्केच पढ़ो और स्टोरी पता होना चाहिए आपको कि स्टोरी में क्या था। तो कहाँ से भी क्वेश्चन करे, कहीं से भी क्वेश्चन करे, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप पढ़ के जा रहे हो, आप अपना 100% प्रिपरेशन करके जा रहे हो, आपसे कहीं से भी जब क्वेश्चन करेंगे और आपको पता है स्टोरी तो आप पेज छोड़ करके नहीं आओगे, आप लिख करके आओगे। और एक चीज़ मैं यही बताना चाहूँगी आप लोगों को, कैसा भी क्वेश्चन हो उसको लिख करके आना है, आपको पेज खाली नहीं छोड़ना है। टीचर भी ये देखता है कि बच्चा कितना एफर्ट लगा रहा है अपनी तरफ से। टीचर को भी ये पता है, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को घुमा के क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे भी पता है कि यार ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बच्चे यहाँ पे बोलेंगे मैं कैसे लिखूंगा, बट आपको ये नहीं सोचना है कैसे लिखूंगा, आपको पता है कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको लिख के आना है, आपको छोड़ के नहीं आना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी कॉपी की जांच करेगा उसको पता है कि क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, लेकिन फिर भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को क्या किया, अटेम्प्ट किया है, फिर भी बच्चे ने लिखने की कोशिश की है, तो उसको मैं नंबर यहाँ पे दूंगा। यही होता है, कॉपी जब चेक होती है बोर्ड में इसी तरीके से चेक होती है कि आपने वहाँ पे अटेम्प्ट किया है, आपको क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड आपने लिखा। आप गाना लिख करके तो नहीं आओगे ना कॉपी में, या फिर आप कुछ अजीब चीज़ें तो लिख करके नहीं आओगे, उसी चैप्टर से रिलेटेड आप लिख करके आना है आपको। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब डिस्कस कर लेते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर क्या किस तरीके से अपनी भावना को व्यक्त की है, प्रकट की है। तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दिखावे के लिए कुछ विशेष नहीं किया। पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद चादर से ढक दिया, कुछ फूल उस पर बिखेर दिए और एक दीपक जला दिया। वे उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर गीत गाने लगे। उनके स्वर में पहले जैसी तल्लीनता थी, वे पूरी तरह संयत बने रहे। वे गाते गाते पुतोहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे कि ठीक है, वो उसको क्या कहते थे, उत्सव मनाओ। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना तो आनंद की बात है। उस समय उनमें अटल विश्वास का भाव झलक रहा था। इसी प्रकार उन्होंने अपनी भावनाएं क्या की, व्यक्त की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो बिना विचार का, बिना घटना और पात्र के कहानी लिखी जा सकती है? तो हमारे मत में बिना विचार घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये तीनों बातें कहानी के आवश्यक तत्व होते, तीनों चीज़ें कहानी के लिए क्या होते? आवश्यक तत्व होते। जब तक कोई विचार नहीं आएगा तब तक कहानी बन ही नहीं सकती। घटना कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाती है और पात्रों के माध्यम से कहानी कही जाती है। ठीक है। यशपाल का कथन तो नई कहानी पर व्यंग्य है, अर्थात नई कहानी में विचार घटना और पात्रों का अभाव रहता है, तभी यह रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण नहीं होती है। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई विचार नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई पात्र नहीं है, तो कहानी कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य का क्या संदेश है? लखनवी अंदाज नामक जो कहानी है उसका क्या संदेश है? तो लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। करेक्ट बात है, केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भरा जा सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हुए ढोंगी है, अवास्तविक है। इस व्यंग्य का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई न कोई घटना और विचार, घटना पात्र और विचार अवश्य चाहिए। बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना क्या है? निर्थक है। ठीक है। बहुत सारे लोग दिखावटी जीवन जीते, बट दिखावा करना इज लाइक, दिखावा लाइफ में ज़रूरी नहीं है। अभी के डेट में अगर आप बोलो, जैसे देखो बोल रहे हैं कि केवल गंध और स्वाद के सहारे, सही बात है। अगर कोई खाना पका रहा है तो हम सिर्फ स्मेल उसका लेकर के, उसका मतलब स्वाद लेकर के हम अपना पेट नहीं भर सकते। हमें पेट भरने के लिए उसे खाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का पूछा और किस रूप में प्रभाव पड़ा, ये पूछा है। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नांकित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले पिताजी का प्रभाव पड़ा है लेखिका पर। अब किस रूप में पड़ा है आइए देखते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी के स्वभाव एवं आदतों का अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव ने लेखिका के अंदर हीन की भाव की ग्रंथि पैदा कर दी, क्योंकि वह काली है। लेखिका का रंग सांवला था, बट उनके पिताजी को कैसा रंग पसंद था? गोरा। इसी हीन ग्रंथि के कारण लेखिका कभी भी अपनी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती है। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, ठीक है, कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो आप उसको डीमोटिवेट भी मत करो। ठीक है। आप उसको हौसला दो, ठीक है, तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, तुम और अच्छे से ध्यान दो। ये जब आप किसी को करते हो ना तो उसको मोटिवेशन मिलता है आपसे। ठीक है। तो वो क्या करेगा? और अच्छा करेगा, वो और अच्छा करेगा। वो चाहेगा कि मैं और अच्छा करूँ और आगे बढ़ूँ और कोशिश करूँ, वो ट्राई करेगा। बट अगर आप किसी को डीमोटिवेट कर रहे हो ना, इट्स नॉट गुड थिंग। ठीक है। अगर आप किसी को डीमोटिवेट कर रहे हो कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अच्छे नहीं हो, तो उसको क्या होता है? इससे डीमोटिवेशन होता है। लाइक वो फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं कर रहा। तो वही यहाँ पे है कि लेखिका के जो पिता है वो, मतलब लेखिका के मन में एक हीन भावना मतलब पैदा हो रही थी इसके कारण, क्योंकि लेखिका के पिता गोरे रंग वाले को पसंद करते थे और उनका रंग चूंकि सांवला था। तो इस तरीके से लेखिका जो है अपनी उपलब्धि पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था, वो अगर कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रही थी उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी चीज़ें नहीं कर रही हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, बट मैं एक ही चीज़ आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी लाइफ में किसी को भी, या आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी को डीमोटिवेट मत कीजिए। ठीक है। या आपकी मम्मी हो, अगर आपकी मम्मी ने कभी कुछ खाना बनाया, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी कुछ उसमें ज़्यादा नमक हो गया, उनको डीमोटिवेट मत करो। हाँ मम्मी आज थोड़ा खाने में नमक ज़्यादा था, ठीक है, आप थोड़ा कम डाला। बट उनको डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्यार से खाना बना रही है। तो हर चीज़ में, नॉट ओनली खाना बनाना, नॉट ओनली पढ़ाई लिखाई, कुछ भी चीज़ में आप किसी को डीमोटिवेट मत करो। अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो आप उसको डीमोटिवेट मत करो। ठीक है।
अगर आप उसको, अगर वो अच्छा नहीं करी फिर भी आप बोलो कि नहीं तुम ट्राई कर रहे हो लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम थोड़ा सा और ज़्यादा ट्राई करो, तुम इससे बेटर कर पाओगे, आप ये बोल सकते हो। ठीक है। देखिए, पिताजी के शक्की स्वभाव का भी लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा है। उसके अपने स्वभाव में भी शक की झलक दिखाई देती है। तो उनके पिताजी का शक्की जो भावना था उसका भी लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा है और उसके कारण उनके स्वभाव में भी शक की जो झलक है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट, उनके जीवन में किसका प्रभाव पड़ा है? तो नेक्स्ट, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा है। जब लेखिका 10वीं पास कर फर्स्ट ईयर में आई तब उनका परिचय हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। साहित्य में रुचि उत्पन्न करने तथा लेखक की ओर प्रेरित करने में शीला अग्रवाल का बहुत योगदान था। ठीक है। शीला अग्रवाल जी जो है उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ठीक है। लेखिका उनके साथ लंबी लंबी बहसें करती थी और काफ़ी कुछ समझने का प्रयास करती थी। शीला अग्रवाल ने लेखिका का साहित्यिक दायरा तो बढ़ाया ही, साथ ही देश की स्थितियों में सक्रिय भागीदारी करने को भी उसको क्या किया? प्रेरित किया। किसने? उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। ठीक है। तो लेखिका की जीवन में किन किन का और कैसे कैसे प्रभाव पड़ा है? तो लेखिका के जीवन में उनके पिताजी का प्रभाव पड़ा है और उनके प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का प्रभाव पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काशी में कौन कौन से जो परिवर्तन हो रहे थे वो बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। तो काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए। करेक्ट है, समय के साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। तो इनमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। इनमें से प्रमुख परिवर्तन निम्नांकित है। क्या क्या परिवर्तन है देखिए। पहला है पक्का महल। पक्का महल काशी विद्यालय से विश्वविद्यालय से लगा इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वालों का वहाँ से चले जाना। ठीक है। मलाई बर्फ़ जो है बेचने वालों का अब क्या होना कि पक्का महल जो काशी का जो विश्वविद्यालय है वहाँ से वो चले जा रहे थे। तो ये बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहा था। अब ना तो वह देसी घी मिलता है और ना ही उससे बनी कचौड़ी जलेबी, ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर का भाव ना रहना, रियाज को ना पूछना और कजली चैती अदब का जमाना चला जाना। तो ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाह खां को क्या करती थी? ये सारी परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करती थी। क्या क्या? तो पक्का महल, काशी विश्वविद्यालय से लगा इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वालों का वहाँ से चले जाना। नेक्स्ट है देसी घी का ना मिलना और उससे बनी कचौड़ी जलेबी, ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर भाव का ना रहना, रियाज को ना पूछना और कजली चैती अदब का जमाना क्या होना? चला जाना। ये सब बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो बिस्मिल्लाह खां का जो व्यक्तित्व था उसकी कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह खां की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। सबसे पहला सांप्रदायिक सौहार्द। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे पक्के नमाजी थे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? मुस्लिम थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मुहर्रम पूरी गरिमा के साथ मनाते थे। इसके बावजूद वो काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गंगा आदि पर पूरी श्रद्धा रखते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब वो जात पात को नहीं मानते थे कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, मंदिर में नहीं गाऊंगा या कुछ, उनका वैसा नहीं था। वो विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, गंगा आदि पर भी श्रद्धा रखते थे। वे नित्य गंगा नदी में क्या करते थे? डुबकी लगाते थे। नेक्स्ट है सच्चे संगीत साधक थे वो। उन्होंने संगीत को अर्थ उपार्जन का माध्यम नहीं बनाया। ठीक है, उनका संगीत का क्या था? अर्थ उपार्जन का माध्यम नहीं बनाया संगीत को। वे खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे, धन की नहीं। उन्होंने धन पाने के लिए शहनाई कभी नहीं बजाया। मतलब उनको गाना बहुत पसंद था, उन्होंने धन के लिए गाना नहीं मतलब गाया या शहनाई नहीं बजाया। ठीक है। नेक्स्ट है सरलता एवं सादगी। बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च सम्मान
भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये बहुत अच्छे से मतलब याद कर लीजिए कि उनको क्या मिला था। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत का मतलब क्या सम्मान उनको प्रदान किया गया था, तो उनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके बावजूद वो सीधी सरल जीवन जीते रहे। उनकी लुंगी का फटा होना उनकी सरलता की चरम सीमा का परिचायक है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी के डेट में लोग दिखावा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक हम दिखावा करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पैसे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल जीवन भी जी सकते हैं। आजकल लोगों में एटीट्यूड, लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति, अगर कोई उससे ख़राब कपड़े पहने हैं तो लोगों को उस नज़र से देखना, जी नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। बट आज का ये ज़माना है। तो बिस्मिल्लाह खां इतना मतलब इतने अच्छे व्यक्ति होते हुए भी मतलब उनको भारत रत्न मिला, लेकिन वो बहुत ही सीधी सरल जीवन जीते थे, बहुत ही सीधा सरल जीवन जीते थे। उनकी लुंगी का फटा होना उनकी सरलता का चरम सीमा का परिचय है। मतलब उनको उससे कुछ वो नहीं लगता था कि मैं फटा हुआ कपड़ा कैसे पहन सकता हूँ, मुझे तो भारत रत्न मिला, ऐसा नहीं था। वो काफ़ी सरल और सीधे थे। नेक्स्ट है विनम्रता। तो बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व में विनम्रता कूट कूट कर भरी थी। सहनाई के चरम पर पहुंचकर भी वे कहा करते थे, मुझे अब तक 7 सुरों को बरतने की तमीज़ नहीं आई। मतलब वो इतना अच्छा सहनाई वादक थे, फिर भी वो ऐसा बोलते थे कि मुझे अब तक सुरों को बरतने की तमीज़ नहीं आई। मतलब उनमें बहुत ज़्यादा विनम्रता था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर देना है। तो बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्षों तक लगातार सहनाई बजाई। कितने वर्षों तक बजाई? 80 वर्षों तक। उनसे बढ़कर सहनाई बजाने वाला भारत भर में अन्य कोई नहीं हुआ। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते रहे। उन्हें अंत तक लगा रहा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा जिसे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देंगे। ठीक है, उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। मतलब वो इतना अच्छा सहनाई बजाते, फिर भी उनको कोई घमंड नहीं था कि मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, बहुत अच्छा करता हूँ। फिर भी वो खुदा से बोलते थे कि मुझे अच्छे सुर दीजिए। वे अपने पर झल्लाते भी थे कि क्यों उन्हें अब तक सहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि वे सच्चे कला उपासक थे। वे 2-4 राग गाकर उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना क्या रखी? जारी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नौबत खाने में इबादत पाठ का संदेश क्या है? क्या संदेश है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि धार्मिक सद्भाव सबसे बड़ी चीज़ है। हमें अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धि पर भी गर्व नहीं करना चाहिए। राइट, हमें गर्व नहीं करना चाहिए। कला के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए। कला समर्पण भावना से आती है। लगन होनी चाहिए, समर्पण भावना से ही कला आती है। अपनी कला को कभी अंतिम ना माने, इसके विकास की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। हमें सादगी एवं सरलता का जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो सहनाई मंगल ध्वनि का वाद है। भारत में जितने भी सहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीली सहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता। अभी तक उनसे अच्छा सहनाई बजाने वाला नहीं आया इस भारत में। ठीक है, इसीलिए उन्हें सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता। किसको? बिस्मिल्लाह खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? तो लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसीलिए नहीं बन पाई है क्योंकि प्रायः दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। सभ्यता और संस्कृति को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि वो अलग है। जबकि सच्चाई यह है कि संस्कृति व्यक्ति से मानव के लिए मंगलकारी आविष्कार कराती है तथा सर्वस्व त्याग कराती है, और इस संस्कृति का परिणाम सभ्यता में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? सभ्यता में। हम दोनों के मूलभूत अंतर को अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती क्योंकि इससे मनुष्य के पेट की ज्वाला शांत होती थी।
सही बात है, पहले जब आदि मानव आए तो आदि मानव जो है कच्ची चीज़ें खाते थे, वो कंदमूल, घास या फिर लाइक मांस कच्चा खा लेते थे। फिर उनको धीरे धीरे वो पका के खाने लगे जब आँख का आविष्कार हुआ। तो आँख की आविष्कार के कारण हमारी पेट की ज्वाला क्या हुई, शांत हुई। आँख की खोज से पहले मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आँख की खोज के पीछे प्रेरणा का मुख्य स्रोत मनुष्य की भूख रही होगी। आँख के द्वारा उसने भोजन को क्या किया, पकाना सीखा। इस खोज के पीछे भौतिक कारणों का प्रभाव तो रहा ही है, पर इसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है। तो ये जितने भी सारे अभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए, चैप्टर्स को बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों को अभी भी चैप्टर्स मतलब कुछ कुछ है कि कुछ चैप्टर आपको समझ में ना आए, लेकिन हिंदी में कुछ समझना ऐसा है नहीं कि आपको चैप्टर ना समझ में आए। आप जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए जाइए। बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। एक एक समय जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल पे नहीं नए आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, आप लोगों के हेल्प के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।